एवरीवन, आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ वो है रिलेटेड ऑफिसर्स इन ग्रुप बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 3 तरीके के पोस्ट निकाले गए हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी और ये है ऑफिसर्स इन ग्रुप बी। तो इसके लिए पूरे डिटेल को देखेंगे कि इसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और एग्जाम का शेड्यूल क्या है, एग्जाम में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और इसके लिए एज लिमिट क्या होनी चाहिए। First of all, let me introduce myself, student. I am Dr. Shipra Srivastav. Student, I am MA UGC NET PhD and Diploma in Finance, and I am PhD from Jammu University. And my specialization is in econometrics and mathematical economics. And student, this is my mobile number 84390 66995, and you can message me on this number. और स्टूडेंट, दिस इज माय ऐप शिप्रानॉमिक्स। यू कैन डाउनलोड दिस ऐप और आपको इस ऐप पर बहुत सारे कोर्सेज उपलब्ध है। चलिए, सबसे पहले देखो, कैंडिडेट टू एंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट। आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, इसको हम आगे के स्लाइड में देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं स्टूडेंट कि इसके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन रहेगा। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है। मोड ऑफ एप्लीकेशन, किस तरीके से एप्लीकेशन आप कर सकते हो, तो आरबीआई की साइट है स्टूडेंट www.rbi.org.in। मैं अपने सारे स्टूडेंट को कहती हूँ इस साइट पे विजिट करते रहो अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, है ना। तो इस साइट पर आपको ऑनलाइन ये फॉर्म उपलब्ध है और ये फॉर्म 28 मार्च 2022 से लेकर के 18 अप्रैल 2022 तक 6 बजे शाम तक ये जो लाइन है खुली रहेगी और आप यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। ठीक है, ऑफिसर्स इन ग्रुप बी जनरल के लिए। अब देखो, ऑफिसर्स इन ग्रुप बी जनरल के लिए फेज 1 और फेज 2 के जो एग्जामिनेशंस हैं वो स्टूडेंट 28 मई 2022 को है और 25 जून 2022 को है। ये आपका पहला कैटेगरी है ग्रुप बी में जनरल के लिए। तो इसमें आपका 2 फेज में एग्जाम होगा। दोनों फेज का एग्जाम जो है अलग अलग दिन को रखा गया है, 28 मई और 25 जून। ठीक है, ये आपको कंफर्म हो गया। अब देखो, डिटेल नोटिस के बारे में मैं बताऊं आपको। ये जो तीन तरह की जो पोस्ट है स्टूडेंट, इसमें ऑफिसर्स इन ग्रेड बी जनरल जो है उसमें अनरिजर्व जनरल के लिए 109 सीट्स दी गई है, एससी के लिए 32, एसटी के लिए 15। ठीक है, और ऑफिसर्स इन ग्रेड बी DEPR, इसमें देखो जैसे जैसे अब यहाँ पर अगर आप ग्रेड बी की बात करो, ये पहले वाले क्राइटेरिया की बात करो, पहले वाले कैटेगरी की बात करो, तो इसमें आप अगर ग्रेजुएट हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम आप ग्रेजुएशन अगर आपने कर ली है तो यू कैन अप्लाई। लेकिन ऑफिसर्स इन ग्रेड बी DEPR, इसमें अगर आपने PG कर रखा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और DSIM, अगर आपने इकोनॉमेट्रिक कुछ किसी एक स्ट्रीम में स्पेशलाइजेशन किया हुआ है, वो सब मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगी। तो इसके लिए सीट 109 है और इसके लिए 11 सीट्स हैं जनरल के लिए, और SC के लिए 4 सीटें हैं, ST के लिए 3 सीटें हैं। ठीक है, ऑफिसर्स इन ग्रेड बी DSIM के लिए जनरल के लिए 7 सीट्स है। अब हम आगे बात करें एज लिमिट की। स्टूडेंट, एज लिमिट आपको इसमें दिया गया है कि मिनिमम 21 साल, आपकी आयु सीमा मिनिमम 21 साल होनी चाहिए और 1 जनवरी 2022 को आपने 30 साल पूरा किया हो। ठीक है, 21 साल से 30 साल तक की आयु सीमा इसमें दी गई है। क्लियर है। अब देखो, इसमें रिलैक्सेशन की भी बात है, किसी किसी को 2 साल 3 साल 4 साल रिलैक्सेशन की बात है। तो सबसे पहला रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए। अगर आप इस कैटेगरी में आते हो तो आपको 30+5 years, मतलब आप मैक्सिमम 35 साल के हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, और ओबीसी के लिए इसमें रिलैक्सेशन दिया गया है 3 सालों का, मतलब 21 साल से 33 साल। और एक और इम्पॉर्टेंट नोटिस इसमें दी गई है कि अगर आपने MPhil किया है या PhD किया है, ठीक है, PhD क्वालिफाइड है या फिर MPhil है, तो उनकी आयु सीमा जो है 2 साल से 4 साल उनको दी जाएगी। मतलब 32 साल से 34 साल तक अगर आप हो तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट। अब देखो, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पहला वाला जो कैटेगरी है ग्रुप बी जनरल, इसके लिए आपको ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, ठीक है, आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है मिनिमम 60%, मतलब फर्स्ट डिवीजन तो होना ही चाहिए इसमें। ठीक है, और पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन मिनिमम 55%। अगर आपने
न्यूनतम बीए किया है तो 60%, अगर आपने पीजी किया है तो 55% से काम चल जाएगा। ऑफिसर इन ग्रेड बी DEPR, इसके लिए क्या इसेंशियल है? मास्टर्स डिग्री एमए किया हुआ हो आपने इकोनॉमिक्स में, और इकोनॉमिक्स जो है इज द प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट, आपके सिलेबस में अर्थशास्त्र जो है वो प्राथमिक रूप से आपने लिया हुआ है। ऐसा नहीं कि आपने सेकेंडरी सब्जेक्ट चुना है, साफ दिया है मास्टर्स डिग्री इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। और एनी अदर मास्टर्स डिग्री वेयर इकोनॉमिक्स इज द प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट, क्योंकि ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पोस्ट है तो अर्थशास्त्र का महत्व है यहाँ पर, है ना, ठीक है। और एमएससी एमए या एमएससी इन क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स अगर आपने किया हुआ है, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स किया हुआ है, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स किया हुआ है, बिजनेस इकोनॉमिक्स किया हुआ है, एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, लेकिन इकोनॉमिक्स आपका मेन स्ट्रीम रहना है, या फिर अब मास्टर डिग्री इन फाइनेंस, तो इन दोनों में से अगर आप हैं तो आप इसको इस फॉर्म को आप भर सकते हो। पीजीडीएम या एमबीए विद स्पेशलाइजेशन इकोनॉमिक्स और फाइनेंस, अगर आपने एमबीए भी किया है तो इकोनॉमिक्स में स्पेशलाइजेशन होना है, फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन होना है, ठीक है। थर्ड वाले कैटेगरी के लिए ऑफिसर इन ग्रेड बी DSIM, इसके लिए मास्टर्स डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, सांख्यिकी में आपने एमए किया है या मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में किया है या मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में, इकोनोमेट्रिक्स में, स्टैट एंड इंफॉर्मेटिव अप्लाइड स्टैट एंड इंफॉर्मेटिक्स विद मिनिमम 55% ऑफ मार्क्स, ठीक है। तो आप लोगों ने अगर इसमें से किसी भी स्ट्रीम में एमए किया है तो आप ये थर्ड वाली कैटेगरी को भर सकते हो, और मास्टर्स डिग्री इन मैथमेटिक्स विद मिनिमम 55% ऑफ मार्क्स। तो मैंने बोला थर्ड वाले के लिए भाई मैथ, सांख्यिकी, इन सब का इंपॉर्टेंस है। तो ये था मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर, बहुत जगह एग्जामिनेशन सेंटर जो पहला कैटेगरी है जनरल की, उसके लिए इन सभी जगह पर अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दमन दीव, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, एमपी, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, न्यू दिल्ली, ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, झारखंड, कर्नाटका, केरला, पौंडीचेरी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, इन सभी के बहुत सारे सेंटर्स के नाम दिए गए। तो अकॉर्डिंगली आप अपना देख सकते हो कि आपके यहाँ कौन सा सेंटर पड़ रहा है। सेंटर फॉर फेज 2 ग्रेड बी के लिए स्टूडेंट, जब आप फेज 2 का एग्जाम दोगे तो सिलेक्टेड सेंटर्स होंगे। नेम ऑफ द सेंटर्स अहमदाबाद, बैंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, कोलकाता, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, रायपुर, जम्मू, कानपुर, कोच्चि, लखनऊ, नवी मुंबई, नागपुर, न्यू दिल्ली, पटना, पुणे, तिरुवनंतपुरम। तो ये कुछ सेलेक्टेड आपके सेंटर्स रहेंगे फेज 2 के एग्जाम के लिए। सेंटर फॉर पेपर 1, 2 एंड 3 DSIM के लिए ये सिलेक्टेड सेंटर्स होंगे। हाउ टू अप्लाई मैंने बता दिया, rbi.org.in इस साइट पर जाकर के आप इस फॉर्म को भर सकते हो। जो ये लाइन जो है आपको 28 मार्च से ओपन कर दी गई है। स्कीम ऑफ सिलेक्शन, सबसे पहले फेज 1 में ऑनलाइन एग्जाम होगा, ठीक है। ये ऑनलाइन एग्जाम आपको 28 मई को लिया जाएगा और इसमें ये 4 पेपर आपको आएंगे। जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। इसके बाद फेज 2 का एग्जाम जो है, फेज 2 का एग्जाम स्टूडेंट जो आपको काफी आगे जाने वाला है, मतलब इसकी डेट आपको मई से आगे है। फेज 2 के लिए 25 जून को ये एग्जाम लिया जाएगा और इसमें पेपर 1 इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज, ठीक है। 50% ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे, MCQs का पैटर्न रहेगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला रहेगी 50%, और 50% डिस्क्रिप्टिव टाइप रहेंगे, मतलब आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। आंसर टू बी टाइप विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, आपको लिखना पड़ेगा और ऑनलाइन है तो आपको भाई टाइपिंग आनी चाहिए। कैंडिडेट ऑप्टिंग टू टाइप द आंसर इन हिंदी मे टाइप विद द हेल्प ऑफ इधर इंस्क्रिप्ट और रेमिंगटन कीबोर्ड लेआउट। अगर आप हिंदी में देना चाहते हो तो हिंदी में भी एग्जाम दे सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से पूछ रहे हैं कि मैम हिंदी में दे सकते हैं या नहीं, तो देखो ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप ऑप्ट करते हो कि आपको ये एग्जाम हिंदी में देना है तो ये कौन सा कीबोर्ड आपको यूज करना है वो भी दिया है। तो यू कैन गिव इन बोथ लैंग्वेजेस, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। तो जब आपका इकोनॉमिक्स का पेपर होगा तो 50% क्वेश्चंस MCQ होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला होगी और 50% डिस्क्रिप्टिव होगा,
ठीक है। अब देखो टाइम एमसीक्यूज के लिए 30 मिनट्स और डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको 90 मिनट्स, मतलब टोटल 120 मिनट आपको दिए जाएंगे। दोनों की मार्क्स इक्वल है, डिस्क्रिप्टिव का भी और एमसीक्यू का भी। पेपर 2 इंग्लिश राइटिंग स्किल और पेपर 3 जनरल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। सिलेबस फॉर फेज 2 इकोनॉमिक्स एंड सोशल स्टडीज में आ जाइए। क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो, आपने अगर पीजी किया है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के चुने हुए टॉपिक्स पढ़ने हैं। अब चूंकि ये रिटन एग्जाम है, रिटन कम ऑब्जेक्टिव दोनों चीजें हैं, है ना। एमसीक्यूज भी आपको अटेम्प्ट करना है, रिटन भी अटेम्प्ट करना है, तो रिटन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आपको इसमें क्या करना है, राइटिंग प्रैक्टिस में रहना है, लगातार लिखने की प्रैक्टिस करते रहिए कि आपको इस पर एक कमांड हो जाए स्टूडेंट, ठीक है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सबसे पहले तो मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, है ना, विकास को कैसे मापते हैं, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, पोवर्टी एलिविएशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ऑफ इंडिया, गरीबी उन्मूलन की जो जो योजनाएं बनाई जा रही हैं उन सभी के बारे में, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, संधारित विकास, पर्यावरण के इश्यूज। अब देखो एक लाइन में लिख तो दिया है पर्यावरण के इश्यूज, लेकिन ये इश्यूज बहुत बड़े इश्यूज होते हैं। जितने भी सम्मेलन हो रहे होते हैं, जितने भी सम्मेलन हो चुके हैं, और इन्वॉल्व पर्यावरण का जो इश्यू है स्टूडेंट, इसको करंट अफेयर से जोड़ करके पढ़ना है हमेशा। क्योंकि अभी देखो कार्बन एमिशन का जो टारगेट रखा गया है, प्लस ग्रीन हाइड्रोजन पे बात की जा रही है, ये सारे करंट अफेयर पे चल रहे हैं, तो इसको करंट अफेयर से जोड़ते हुए पढ़िए। और मैं आप सभी को हमेशा सलाह देती हूँ कि इसके लिए मेरे करंट अफेयर के कोर्स से जुड़िए, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, थोड़ी सी इकोनॉमिक हिस्ट्री पर फोकस कर रहा है। चेंज इन इंडस्ट्रियल एंड लेबर पॉलिसी, मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी सिंस रिफॉर्म ऑफ 1991। मतलब कि आपको सिर्फ करंट अफेयर नहीं, इसका जो ट्रेडिशनल पोर्शन है 1991 तक में किस तरीके से विकास हुआ है लेबर और इंडस्ट्रियल पॉलिसी का, मौद्रिक नीति का, खासकर मौद्रिक नीति पर कंसंट्रेट करना, किस तरीके से मौद्रिक और राजकोषीय नीति में अभी तक किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ, किस परिस्थिति में किस तरह की मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी लाई गई। प्रायोरिटीज एंड रिकमेंडेशन ऑफ इकोनॉमिक सर्वे एंड यूनियन बजट, देखो बड़े ही सॉलिड टॉपिक दिए गए हैं, थोड़े दिए गए हैं लेकिन सॉलिड है। इकोनॉमिक सर्वे को अच्छे से करना है, बजट को अच्छे से करना है, मुद्रा बाजार, वित्तीय बाजार दोनों पर ध्यान रखना है, मनी मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, लिंकेज विद द इकोनॉमी, रोल ऑफ इंडियन बैंक्स एंड रिजर्व बैंक इन द डेवलपमेंट प्रोसेस। तो पूरे बैंकिंग स्ट्रक्चर को अच्छे से पढ़ लेना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पढ़ लेना, मॉनेटरी पॉलिसी को ध्यान से पढ़ लेना, फिस्कल पॉलिसी को। ये चार चीजें तो आपको यहाँ पे बिल्कुल साफ लिखी हुई हैं, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, और उसके साथ साथ जितना भी बैंकिंग स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट है। और मेरा तो कहना है स्टूडेंट आप जो बैंक सुधार समितियां हैं उसको भी अच्छे से कर लेंगे। पब्लिक फाइनेंस, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंडिया, इंडियन एग्रीकल्चर, सर्विस सेक्टर। तो इंडियन इकोनॉमी का सिलेबस छोटा जरूर है, लेकिन सारे टॉपिक्स जो है रटने वाले हैं, इकोनॉमिक सर्वे भी, बजट भी, ठीक है। तो इन सभी को इसमें करना है। ग्लोबलाइजेशन को अलग से दिया गया है। ग्लोबलाइजेशन में देखो सबसे पहले तो WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, इन तीनों को पहले कर लीजिए। इंडिया की एग्जिम पॉलिसी कैसी रही है, आयात निर्यात की नीति कैसी रही है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का अभी तक का ट्रेंड कैसा रहा है, इसको करना है। सोशल स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर में थोड़ा सोशल जस्टिस पर ध्यान दीजिए, ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट को देख लीजिए, सोशल मूवमेंट जो हुए हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन पर ध्यान देना है। पेपर 2 इंग्लिश के लिए राइटिंग स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, ग्रामर पे कमांड होना चाहिए, ठीक है। ग्रामर पे कमांड के लिए स्टूडेंट में रेन एंड मार्टिन बहुत अच्छी बुक है। रेन एंड मार्टिन आपको कक्षा 10 तक बहुत सारे स्टूडेंट ने पढ़ी भी है, तो ग्रामर के लिए तो भाई मैं उसको बोलूंगी रेन एंड मार्टिन से पढ़िए उसको। पेपर 3 जनरल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट में फाइनेंशियल सेक्टर में आपको बिल्कुल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं उन सभी को ध्यान देना है, ठीक है। RBI, बैंकिंग स्ट्रक्चर, ठीक। बैंकिंग स्ट्रक्चर के साथ साथ स्टूडेंट इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2007 एंड 8 एंड इंडियाज रेस्पॉन्स, ये जोड़ा गया है स्टूडेंट इसमें। ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 2008 की जो एशियन क्राइसिस हुई थी, जब एशियाई देशों पर संकट मंडराया था, और यह संकट शुरू कहाँ से हुआ था, US से। वहाँ की बैंकिंग स्ट्रक्चर, जब वहाँ का बैंक जो है फेल होने लगे, वहाँ के बहुत सारे बैंक, तो उसका बहुत ज्यादा प्रभाव एशियन कंट्रीज पर भी पड़ा था,
ठीक है। तो 2007-8 की क्राइसिस को डिटेल में पढ़ना है। फाइनेंशियल मार्केट में आपको फॉरेक्स मार्केट, बॉन्ड क्या है, इक्विटी क्या है, मतलब कॉमर्स की जो भी टर्म है उसको ध्यान देना। वित्तीय बाजार के जो भी टर्म है उसको ध्यान देना, है ना। इक्विटी शेयर क्या है, प्रेफरेंस शेयर क्या है, मैं बहुत बार करा चुकी हूँ आप लोगों को। जनरल टॉपिक्स में रिस्क मैनेजमेंट इन बैंकिंग सेक्टर, बेसिक ऑफ डेरिवेटिव्स क्या है स्टूडेंट, देखो अभी रिस्क मैनेजमेंट किस तरीके से बैंक में किया जाता है, और डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट एंड इंटरनेशनल बैंकिंग। तो बैंकिंग का बहुत ही बड़ा सा इसमें सिलेबस दिया गया है। तो मॉनेटरी एंड बैंकिंग आपके लिए इम्पॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए, ठीक है। ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंस, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक अलग चैप्टर है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक अलग चैप्टर इसमें दिया हुआ है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन बैंकिंग सेक्टर, रोल ऑफ ई गवर्नेंस, यूनियन बजट का कॉन्सेप्ट और ट्रेंड किस तरह से रहा, इन्फ्लेशन का भी चैप्टर अलग से दिया हुआ है। ये सारे जनरल टॉपिक्स हैं। मतलब अगर मैं सिंपल से बात कहूँ तो आपको जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छे से कर लेना, मनी एंड बैंकिंग को अच्छे से कर लेना। मनी एंड बैंकिंग के बाद कुछ मैक्रो के टॉपिक्स भी हैं, इन 3 सब्जेक्ट को ध्यान रखिए। और इंडियन इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, पब्लिक फाइनेंस है लेकिन थोड़ा कम है। पब्लिक फाइनेंस में अगर आप फिस्कल पॉलिसी कर लो और बजट कर लो तो चल जाएगा। तो पब्लिक फाइनेंस में केवल 2 टॉपिक आपको बता दे रही हूँ, फिस्कल पॉलिसी एंड बजट। इन दोनों को ध्यान से देख लीजिए तो काम चल जाएगा। इसके साथ ही साथ फाइनेंस का जो भी दिया गया स्टूडेंट, देखो मैं बहुत अपने टॉपिक में, अपने ऐप पर मैं आप लोगों को मॉनेटरी के साथ उसको पढ़ा चुकी हूँ। खैर यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट अलग से है तो मैं इसका एक अलग से टॉपिक इसमें ऐड करूंगी। मैनेजमेंट के फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट, स्टूडेंट मैनेजमेंट के ये जो सारे टॉपिक हैं इन टॉपिक्स को भी मैं कवर करूंगी। लीडरशिप का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। तो ये सारे जो है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट, जिनको मैनेजमेंट के पेपर्स देने हैं उनके लिए है। तो स्टूडेंट ये सारा आपका सिलेबस हो जाता है पेपर 3 जनरल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। तो इसमें बेसिकली आपको मॉनेटरी, मनी बैंकिंग, मैक्रो, इंडियन इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल, पब्लिक फाइनेंस और साथ में थोड़ा सा डेवलपमेंट और पर्यावरण, ठीक है। तो इन सभी को आपको पढ़ना है। तो यही था आपका एग्जाम का शेड्यूल स्टूडेंट, तो इसमें लग जाइए। और मेरे द्वारा इसको अभी पब्लिश किया जाएगा 1 से 2 दिनों के अंदर। तो ये कोर्स आप मेरे ऐप पर भी परचेज कर सकते हो, शिप्रानॉमिक्स पर, क्योंकि कोई बहुत ही अलग सा सिलेबस नहीं है। इस सिलेबस को मैं कवर कर दूंगी आसानी से, क्योंकि इसमें ज़्यादातर मनी बैंकिंग, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक्स ही है। लेकिन इसमें मेन बात यही होगी कि आपको एमसीक्यूज के साथ साथ रिटन प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो आप लोगों में से जो भी इस एग्जाम को देना चाहते हो जल्दी आप लोग ऐड हो जाना, क्योंकि रिटन प्रैक्टिस में 1 महीने तो आपके कहीं नहीं गए। 1 महीने में आपके लिखने के तरीके में सुधार करना पड़ेगा। अगर आप पहले से इसमें प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसको और थोड़ा सा शेप देना पड़ेगा, इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करने में थोड़ा टाइम लगता है। एमसीक्यूज तो हम कैसे भी कर सकते हैं, राइट। तो स्टूडेंट अगर आप लोगों को इस कोर्स को लेना हो तो आप लोग शिप्रानॉमिक्स ऐप डाउनलोड कीजिए एंड मस्ट डाउनलोड दैट ऐप, एंड मैं 1 से 2 दिनों के अंदर इस सिलेबस को पब्लिश कर दूंगी। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, बाय बाय।